Good morning, students. This is Rushali Singh, your business studies teacher. Welcome to online session. So, students, in our previous class, we have discussed the public enterprises. Now, we will discuss the third and the last public enterprises, that is government company. Government company means any company in which at least 51% share of the paid up share capital is held up by the central or state government और partly by central और state government. गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसका 51% शेयर, कोई कंपनी होगी जिसका 51% शेयर गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है उसे पार्टली उसमें मेंबर हूँ. सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है 51% की पार्टनर हो और स्टेट गवर्नमेंट 49% की पार्टनर हो. The government companies are governed and ruled by the provision of Companies Act 1956. 1956 कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये गवर्नमेंट कंपनी आती है और वहीं पे इसी एक्ट के अंडर रजिस्टर्स होती है. उसे गवर्न रूल उसके जो प्रोविजंस होते हैं इसी कंपनी एक्ट के थ्रू होते हैं. नाउ व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भेल है, गेल है, ये सारी कंपनीज हमारी क्या है, ये हमारी हैं गवर्नमेंट कंपनीज. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज. द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत. इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. प्रीवियस कंपनी लॉ तो हमारा फिर 1956 वाला था और ये कंपनी एक्ट जो हमारा रिन्यू हुआ 2013 में उसके अंतर्गत अब आता है. The ownership, the government company is wholly or partly owned by the government. The share capital of these companies is owned by the government of the India in the name of the president. इस कंपनी का wholly या फिर partly, पूरी तरीके से या फिर पार्ट में गवर्नमेंट की होती है और ये जो इसके शेयर कैपिटल होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है प्रेसिडेंट के नाम से. प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ओनर है इसके शेयर्स का. The company can file a suit in a court of law against any third party. किसी को भी थर्ड पार्टी को ये कंप्लेन रजिस्टर कर सकती है और कंपनी को भी कंप्लेन कंपनी के अगेंस्ट भी रजिस्टर की जा सकती है, उसको सू किया जा सकता है. नाउ मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. वो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का सारा वर्किंग देखते हैं और डिसीजंस लेते हैं. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो होते हैं इन्हें गवर्नमेंट ही रिक्रूट करती है. नाउ द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. कंपनी जो होती है उसका गवर्नमेंट से हट के एग्जिस्टेंस होता है. वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी सेल कर सकती है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है अपने नाम से. Ministerial control. A company government is a subject to ministerial control. The concerned minister makes appointments of the directors. The ministry can issue direction and can assume the overall supervision of the undertaking. वही है पॉइंट की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स का मिनिस्ट्री करेगी. मिनिस्ट्री ही इसकी वर्किंग का सुपरविजन करती है. क्या वर्क हो रहा है, कोई इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्शंस हमारी मिनिस्ट्री ही देंगी. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय बोरोइंग पावर्स. इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. इट इज़ फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी. बोरोइंग पावर होना मतलब ये लोन ले सकती है कहीं से भी. कैसे? सिक्योरिटीज इशू कर सकती. सिक्योरिटीज़ एक फॉर्म होते हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है नॉर्मल पब्लिक को. जब आप सिक्योरिटीज़ सेल करते हैं तो जो पब्लिक होती है वो सिक्योरिटीज़ खरीदती है, उससे आपको फंड्स मिलते हैं और उसके बदले में आपको जो पर्टिकुलर पर्सन ने, जो पब्लिक ने ये सिक्योरिटी खरीदी है उसको इंटरेस्ट रेट्स देने होते हैं.
हमारी गवर्नमेंट कंपनी जो है अपने रेवेन्यू को फ्री होती है यूज़ करने के लिए, वो ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए कंपनी के इस फंड को लगा सकती है। एफिशिएंट स्टाफ, the recruitment and remuneration of the employees of the government company is independently decided by the government company itself. They are not governed by civil services rule. इसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो ये गवर्नमेंट कंपनी खुद से करती है, सिविल सर्विसेज से इसमें लोग नहीं आते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो द कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री or the departmental concerned. Its annual report it presented and discussed in the parliament or the state assembly. ये मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं, मिनिस्ट्री को इनकी जवाबदेही रहती है, इनके यहाँ क्या हो रहा है इन्हें मिनिस्ट्री को बताना होगा कि क्या चल रहा है, और एक एनुअल रिपोर्ट भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में, जहाँ की भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? मेरिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, आप फ्री हो अपना फ़ंड यूज़ करने के लिए, आप लोगों का रेम्यूनरेशन और रिक्रूटमेंट कर सकते हो इसमें खुद से, यहाँ पे आप फ्रीली स्मूथली काम कर सकते हो। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नीडेड विद इन दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंतर्गत रह के आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, the government company is managed, financed and audited just as any other private sector company. It can therefore secure greater flexibility, freedom of operation and quickness of action in the running the enterprises. यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, एफिशिएंसी से भी आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वर्क होता है उसे मैनेज, फाइनेंस और ऑडिट किया जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू। जैसे आप और सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे उन्हें देखा जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी देखा जाता है। वहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह एनुअल की जाती है, देखा जाता है कि वर्क सही से चल रहा है कि नहीं। बाकी वहाँ पे फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट स्टाफ। जब सैलरी और रिक्रूटमेंट कंपनी हमारी खुद से करती, गवर्नमेंट कंपनी हमारी खुद से करती है, तो जाहिर सी बात है वो एफिशिएंट स्टाफ को रिक्रूट करेगी जो बेटर वर्क करेंगे, सैलरी और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, स्पेशलाइज्ड लोगों को रिक्रूटमेंट करेगी ताकि एफिशिएंट वर्क हो सके। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड accommodate मैनेजरियल स्किल technical know-how or expertise of the private enterprises by conveniently collaborating with it. इनको छूट होती है कि ये जो है किसी के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं मैनेजरियल स्किल को पाने के लिए, कुछ टेक्नोलॉजी जानने के लिए, ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट इज़ ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, कि जो भी फ्रीडम्स दिखाई जाती हैं वो सिर्फ पेपर पे हैं, इन जनरल इन्हें इतनी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं होती। मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है हमारी गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और वहाँ का वर्क सारा गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी बात होती है वो सिर्फ थियोरेटिकल है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। Company are treated as the personal property of the ministers. The interference of the ministers is frequent. The operational policies of the government companies are formed according to the whims and fancies of ministers. सारी जो policies एक्सेट्रा होती हैं वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए, मिनिस्टर्स की सुपरविजन को देख के ली जाती हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो मिनिस्टर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह जाती है, मिनिस्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। नेक्स्ट इज़ बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जो भी बोर्ड मेंबर्स गवर्नमेंट रिक्रूट करती है वो सब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो ये एफिशिएंसी जो आती है, जो एफिशिएंसी आनी चाहिए वो उससे नहीं आ पाती। The board of director in government company is appointed by the government. So these director always try to please the government rather than improving the efficiency of the government company. कि जो भी एफिशिएंसी आनी है, एफिशिएंसी नहीं आती है, तो जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं
वो हमारी गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो गवर्नमेंट को प्लीज़ करने के लिए वर्क करते हैं, ना कि एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हों। नाउ वी विल सी द सुटेबिलिटी कि कहाँ कहाँ ये गवर्नमेंट कंपनी इस फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होगी। वेयर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन, कि एक जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के हिसाब से ही है, लेकिन विदाउट नेशनलाइजेशन। तो ये वहाँ सुटेबल होगी जहाँ पे गवर्नमेंट को एक कंपनी पे कंट्रोल चाहिए, बट उसको नेशनलाइज भी उन्हें नहीं करना। नेक्स्ट इज वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसमें हमने देखा कि ये फ्री होते हैं कोलैबोरेट करने के लिए, तो कोलैबोरेशन अगर आप करना है तो भी ये फॉर्म हमारे लिए सुटेबल है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स। गवर्नमेंट की प्लानिंग और फंड्स के लिए जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट ही होती है जो लार्ज फंड प्रोवाइड करा पाती है। नाउ we will discuss changing role of public sector. Now what is the meaning of changing role of public sector? Public sector has been playing a vital role in economic development of the country. Despite their impressive role, public enterprises in India suffer from several problems such as poor project planning, excessive overhead, overstaffing, underutilization of capacity, inefficiency, etc. इंडिया में हमारे पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है, बट वो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग से गुजरते हैं। एफिशिएंसी नहीं होती, एक्सेस स्टाफ होता है, वो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। To overcome these problems and to bring improvement in efficiency level of the public sector, some steps are taken by the government. गवर्नमेंट ने कई स्टेप लिए ताकि पब्लिक सेक्टर में इफ़िशियंसी लेवल को इम्प्रूव किया जा सके। Although the performance of public sector enterprises is not remarkable, but that also government cannot ignore the development of public sector enterprises, because these enterprises help to overcome the social problem of poverty, unemployment, imbalance in regional growth, etc. गवर्नमेंट जो है वो इन सेक्टर को बढ़ावा इसलिए देती है क्योंकि ये पुअर्टी को कम करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में, रीजनल ग्रोथ में बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। रीजनल ग्रोथ क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है वहाँ पे वो इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं, इन कंपनीज़ को सेटअप करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी काम मिल सके। बहुत सारी चीज़ों में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हेल्प करते हैं। इनका परफॉर्मेंस भी रिमार्केबल नहीं रहता कि ये कंपनी हमारी जो होती गवर्नमेंट कंपनीज ये ज़्यादातर लॉस में जाती हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे इनमें चेंजेस लाने पड़े। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। बाहर की कंपनीज आने लगी इंडिया में, तो 1991 एक बहुत ही चेंजिंग फैक्टर है इंडियन इकॉनमी के लिए। इसमें पब्लिक सेक्टर्स के साथ क्या हुआ? The first is restructure and revive potentially viable PSU. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रीस्ट्रक्चर किया गया, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम की थी, मतलब जिनमें एफिशिएंसी थी, जिन क्षमता थी कि वो और अच्छा कर सकती हैं, उसको और ज़्यादा बूस्टअप किया गया। सेकेंड, क्लोज डाउन दी PSU विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। ऐसे PSUs को बंद कर दिया गया जिनको रिवाइव नहीं किया जा सकता, मतलब उनमें अभी कोई भी इम्प्रूवमेंट की आशंका नहीं रह गई, उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता था, तो वैसे PSUs को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद कर दिया गया। थर्ड इज़ ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल नॉन स्ट्रैटेजिक PSUs टू 26% और लोअर इफ़ नेसेसरी। गवर्नमेंट की इक्विटी को 26% से भी लोअर किया गया जो नॉन स्ट्रैटेजिक थी। नेक्स्ट इज़ फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। जो वर्कर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना,
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काम किया। नाउ क्या क्या स्टेप उठाए गए? फर्स्ट इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ industries reserved for public sector from 17 to 8. And then 3. In industrial policy of 1956, there was 17 industries exclusively reserved for public sector. 1956 में 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, जो पब्लिक सेक्टर में ही रह सकती थी। 1991 में उन्हें 8 कर दिया गया और 2001 में उन्हें 3 कर दिया गया। एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स और रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब सिर्फ ये 3 हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फुली जो है प्रोडक्शन कर रही है। बाहर के लोग इसमें अलाउड नहीं हैं। These means that after 2001 the private sector could enter in all the areas except these 3. प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर सकता है इन तीनों के अलावा किसी में भी। Government realized that if we allow private sector in most of the sectors, this will encourage even public sector to perform better when they will have to compete with प्राइवेट सेक्टर। कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को कम किया और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया कि अगर दोनों के बीच कंपटीशन रहेगा तो पब्लिक सेक्टर और अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आपके पास जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर हैं आप उसको बेचना शुरू कर देते हो। डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स बिकने लगे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विदड्रॉ इट्स होल्डिंग फ्रॉम PSU एंड इंकरेज more participation of private sector in managing PSUs. It was accepted that it will improve managerial efficiency of PSUs. गवर्नमेंट जो है विड्रॉ करने लगी PSU से अपनी होल्डिंग्स, मतलब अपने शेयर बेचने लगी। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहने लगी कि मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर आए ताकि एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था प्राइवेटाइजेशन का? Realizing the large amount of public fund blocked in these units and utilizing them for the other social priorities projects such as education, health, etc. इनमें जो बहुत ज़्यादा पैसा फंसा हुआ था इन PSUs को, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे। उस पैसे को दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ और एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता था। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग डेप्थ एंड इंटरेस्ट बर्डन। उसका इस्तेमाल, जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल डेप्थ को रिड्यूस करने के लिए और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी किया जा सकता था। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। रिस्क भी कम हो जाएगा, जो रिस्क पब्लिक सेक्टर पे था वो प्राइवेट सेक्टर पे चला जाएगा। रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल कम हो जाएगा तो मिनिस्टर्स का इंटरफेयर भी कम हो जाएगा। डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली दैट इज टेलीकॉम्स इंडस्ट्री। जैसा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नमेंट ही सिर्फ हमारा पहले MTNL BSNL सिर्फ यही था, इसको हटा के अब आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स आ चुके हैं। BSNL भी है बट और सारे सेक्टर्स भी हैं, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली ख़त्म हो गई है। नाउ पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम एज दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कि सिक यूनिट्स जो होती हैं जो रिवाइव नहीं हो पा रही है, ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट ऐसी PSUs जिनके अंदर अब प्रोडक्शन की क्षमता नहीं रह गई है। ऑल द लॉस मेकिंग PSUs वर हैंडेड ओवर टू BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जितनी भी लॉस में जाने वाली PSUs को थी उनको BIFR को हैंड ओवर कर दिया गया। द BIFR decided to wind up some very sick units and revive and rehabilitate some other sick units where there is scope to convert them into healthy units. जो बंद करने लायक इंडस्ट्रीज़ थी उनको बंद कर दिया गया और जिनको रिवाइव करने लायक इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिवाइव करने पे ध्यान दिया गया। There was lot of opposition shown by the workers and the employees of the unit which were decided to be closed down. Obvious सी बात है, जो यूनिट्स क्लोज डाउन हुई वहाँ जो वो लोग काम कर रहे थे उनके अंदर बहुत ही भारी असंतोष था, क्योंकि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप नेशनल रिन्यूअल फंड to rehabilitate and compensate the worker and offers them various voluntary retirement scheme.
There were many enterprises which were sick and the government is not in a position to feed them anymore. That's why government has to take harsh step of closing these units after providing safety to worker of these units through national renewal funds. नेशनल रिन्यूअल फंड के तहत इन वर्कर्स को रिटायर होने के लिए तरह तरह की स्कीम्स प्रोवाइड की गई. गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन इंडस्ट्रीज़ को जो है फिर से रिवाइव करे, उनमें पैसा लगाए. नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अंडर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक सेक्टर इज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी. They are given the targets, and to achieve these targets, these units are granted operational freedom, but they are accountable for not achieving the result on time. Though MU, the unnecessary interference of minister can be reduced, and more autonomy is granted to these units, but they are held accountable for specific रिजल्ट्स. एमयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो पब्लिक सेक्टर को दिया जाता था जिससे उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलती थी. ग्रेटर ऑटोनॉमी का मतलब कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्किंग में फ्रीडम मिलती थी, जिससे मिनिस्टर का इंटरफेरेंस ना हो. ऐसा होगा लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट वो अकाउंटेबल रहेगी, आंसरेबल रहेगी, उसे आंसर देना पड़ेगा कि उसने क्या रिज़ल्ट पाए, उसने कितना प्रोडक्शन किया, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हुई, वो अकाउंटेबल रहेगी. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दैट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइजेस और मल्टीनेशनल कंपनीज़. मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जिनका काम चलता है, दैट आर मल्टीनेशनल कंपनीज़. So multinational means a company which operate in many countries, such a company has branches, factories, workshop in different countries. A multinational corporation is also known as transnational corporation, global enterprise or international enterprise. The headquarters of multinational company are located in one country, that is its home country, and it carries business in other countries. The multinational company get incorporated in home country. मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं वो कई देशों में अपना वर्क करती हैं, लेकिन जो उनका हेडक्वार्टर रहता है वो उनकी होम कंट्री में रहता है, और वो बिज़नेस कैरी आउट कहाँ करती हैं, होस्ट कंट्रीज़ में वो बिज़नेस अपना कैरी आउट करती हैं. जैसे कोका कोला, हिंडई, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, ये सब जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? जॉइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स. यहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं कई जगह इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, तो उनके पास ह्यूज साइज़, ये बहुत बड़े साइज़ की होती हैं. द एसेट्स एंड द सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ आर क्वाइट लार्ज. एसेट्स भी इनके पास बहुत होते हैं और उनकी सेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल. देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज दैट समटाइम देयर सेल टर्नओवर एक्सीड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री. इनका टर्नओवर कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा इनका टर्नओवर होता है. सेंट्रलाइज कंट्रोल. द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन होम कंट्री. होम कंट्री में जो हेडक्वार्टर है उसी से इनको गवर्न किया जाता है. सारी पॉलिसीज़ वहाँ बनती, सारे फ्रेमवर्क्स, सारे प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने, कैसे प्रोडक्शन करना है, सब कुछ इनके होम कंट्री के हेडक्वार्टर में बनता है. थर्ड इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी. मल्टीनेशनल कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स सप्लाई करती हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं. बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में. एक्सपेंशन ऑफ market territory. Due to its vast resources and excellent market skill, a multinational corporation has access to international market. उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मैनेजरियल और मार्केटिंग स्किल्स भी उनकी बहुत एक्सीलेंट होती हैं. वो अपने प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में सेल कर पा रहे हैं. The multinational company operate in more than one country. It has its branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiaries in host country. इनकी इंडस्ट्रीज़, ब्रांचेज, ऑफिसेज दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं और होस्ट कंट्री में या फिर सब्सिडरीज़ जो इनकी होती हैं वहाँ पे ये अपना काम ऑपरेट करते हैं अपने
नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि इनके एक ब्रांचेस टाइप के बन जाते हैं जहाँ जहाँ इनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ओलिगोपोलिस्टिक पावर मीन्स कि कंपनी फ्यू लोगों के हाथ में होती है। Oligopoly means power in the hands of few companies only. Due to its giant size, the multinational company occupy a dominating position in the market. It also take over other firm to acquire huge power. Hindustan Lever Limited acquired Tata Oil Mills, Ponds India, etc. to improve its market. तो कंपनीज दूसरी कंपनी को भी अपने अंडर में ले लेती हैं ताकि वो जो है और ज़्यादा जाइंट हो सकें और ज़्यादा वो पावर एक्वायर कर सकें। प्रोडक्ट इनोवेशन, उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, रिसर्च भी करा सकते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं और उनको तरह तरह की लेटेस्ट टेक्निक्स का इनोवेशन वो करते रहते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इम्प्रूव होते रहें। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये उस पर काफ़ी पैसे खर्चे करते हैं। दे यूज़ एग्रेसिव मार्केट स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन शॉर्ट पीरियड में, कम पीरियड में ही अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक आर वेरी इफेक्टिव। वो ऐसे एडवर्टीज़मेंट करेंगे, ऐसे सेल करेंगे, वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स का ही देख सकते हैं, जैसे सैमसंग हो गया, हमारा वन प्लस हो गया, वीवो हो गया, इनकी सेल्स की टेक्निक कि ऐसे ऐसे मार्केटिंग के स्टेप्स लेंगे, ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे कि जो बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। फॉरेन कोलैबोरेशन, ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ इंडियन कंपनीज प्रिटेंडिंग टू द sale of technology, production of goods, use of brand names for the final product etc. ये मर्जर्स करती हैं, आके एग्रीमेंट करती हैं तरह तरह के। The following safeguard must be taken to ensure the effective role of MNCs in a host country like India. क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या हमें जो है सेफगार्ड्स लेने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। द फर्स्ट इज़ MNC should be allowed to enter in high-tech industries only, for example telecommunication and petrochemicals. छोटी इंडस्ट्रीज़ में इनको नहीं आने देना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे यहाँ की जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको ये ख़त्म कर देते हैं। The MNC must bring direct foreign investment so that there is improvement in balance of payment. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव हो सके। MNC should not be allowed to kill small domestic industries, but all they must offer healthy competition to domestic firms. वो हमारे डोमेस्टिक फर्म्स को हेल्दी कंपटीशन दें, उन्हें किल ना करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक्स अंडरस्टूड होंगे। थैंक यू।